2 दिन के बहस में बातें चली सीएम साहब के ग्रांट्स पर, एक एरिया इसमें कहीं टच नहीं हुआ, वो है इन गैलरीज में बैठने वाले हमारे। चले कोई बात नहीं, मीडिया के आ गए वो बात भी आ गई। खुदा के वास्ते मेरी गुजारिश ये है कि जो सिंगल मेंबर्स को आपने टाइम दिया सर इस सेशन के दौरान, मेहरबानी करके, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप कल सवेरे जो है हमारे सामने वो पेश कीजिए कि आपने हर सिंगल मेंबर को कितना वक्त। मैं बताऊंगा। ठीक है ठीक है। जिन लोगों ने कल यहाँ पे डिस्टर्ब किया हाउस को 25 मिनट, मॉरली आपको चाहिए था स्पीकर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि वो वक्त जो है इनसे कट। चलो कोई बात नहीं। अच्छा तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, मेहरबानी करेंगे। प्लीज टेक योर सीट नाउ, प्लीज टेक योर सीट। आप मेहरबानी करेंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जवाब दे देंगे। स्पीकर सर, बस हो गया। मेरे निगरानी में मेरे ज़िम्मे जो डिपार्टमेंट्स रखे गए हैं, उनके ग्रांट्स, उनके डिमांड्स पे जो 2 दिन से बहस चली है, उसके जवाब को हाउस के सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज रमज़ान के पाक महीने का पहला दिन है। मैं अपनी तरफ से यहाँ सबको और पूरे उम्मा को इस मुबारक मौके पे मुबारक करता हूँ और डिप्टी सीएम साहब मुझे सलाह देते रहे कि काम रहिए। हम लोग जो रोज़ेदार हैं और पहला रोज़ा जब रखते हैं तो हम लोगों को मालूम है ना कितना मुश्किल होता है काम रहना, वो भी 3 बजे के बाद जब ब्लड शुगर गिर जाता है और ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद कोशिश की जाएगी कि मैं सब्जेक्ट पे ही रहूं और कुछ ऑनरेबल मेंबरों की तरह दाएं बाएं ना जाऊं। सबसे पहले तो 43 ऑनरेबल मेंबर्स ने डिस्कशन में हिस्सा लिया। मैं तमाम ऑनरेबल एमएलए हजरात का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने बहस में हिस्सा लिया। इनके बात करने से हमें एक मौका मिलता है कुछ सीखने का, कुछ समझने का, कुछ गलतियों को दुरुस्त करने का। लेकिन उसके साथ साथ जहां मैं ऑनरेबल एमएलएज का शुक्रिया कर रहा हूं, वहां पे डिपार्टमेंट्स मेरे जो हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, अफसरान, तमाम स्टाफ, उनका भी शुक्रिया करना मैं ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि आपने खुद जैसे कहा रिकॉर्ड नंबर में कट मोशंस आए थे, 500 से ज़्यादा। एक का जवाब जो है ऑनरेबल मेंबर को मिला। ये सारा कागज़ों का ढेर जो मेरे टेबल पे है, ये सारा उनके काम का नतीजा है। मैं उन सब ग्रांट्स और कट मोशंस के हवाले से ज़्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि जिन ऑनरेबल मेंबर्स ने कट मोशंस मूव किए उनको तफसीलन उन कट मोशंस के जवाब जो हैं वो मिले। लेकिन तब भी कुछ बातें यहाँ पे आई जिनके बारे में थोड़ा सा और रोशनी डालना मैं ज़रूरी समझता हूँ। एक करके डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात कर लूँगा। शुरू करें तो चलिए जीएडी से शुरू करते हैं। जीएडी से शुरू करते हैं। जीएडी का मकसद ही यही है कि मुलाजिम एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से चले, किसी तरह की मुश्किलात या
कठिनाई का सामना ना करना पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली फंक्शन करे। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारे डेली रेटेड वर्कर्स, डेली रेजर्स, एड हॉक, जिनका लगभग हर ऑनरेबल एमएलए हाउस के इस तरफ या उस तरफ जिक्र हुआ है। मैं बात इसी पे शुरू करना चाहता हूं क्योंकि शायद अगर ऑनरेबल एमएलएज ने बाकी चीज़ों के हवाले से बात की हो या ना की हो, लेकिन हर ऑनरेबल एमएलए ने कहीं ना कहीं डेली रेटेड वर्कर्स और इन मुलाजमों के हवाले से बात की। स्पीकर साहब, मैं अगर इनके साथ और इनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करना चाहता तो 3-3.5 साल खामोश रहता। आखिरी में 1 साल जो है इस चीज़ को मैं खींच लेता और फिर इलेक्शन से पहले कह देता ना कोड लग गया है, हम कर नहीं सकते, जो कि इनके साथ पहले भी हुआ है। ये डेली रेटेड वेजर्स जो हैं, ये टेम्पररी वर्कर्स, सीजनल, एड हॉक, ये अभी के लगे हुए नहीं हैं, लगातार पिछले 20-30-40 साल से लगते आए हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि कोई हुकूमत जो है इनका मसला हल नहीं कर सकी। हमने एक पॉइंट तक इसको लाया था, हुकूमत गई, तैयार करके सारा माहौल रखा गया था, पीडीपी बीजेपी के हवाले किया, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो खुद जानते हैं। आज बड़ी हमदर्दी जताते हैं इन मुलाजमों के साथ, बड़े बड़े यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि इन्होंने खुद क्या किया। लगभग ना होने के बराबर। इनके पास भी फिगर्स हैं, हमारे पास भी फिगर्स हैं। अगर कुछ खास किया होता तो मसला इतना बड़ा बनता नहीं। अब मसला हल हो और इस तरह से हल हो कि ना ये अदालत में फंसे, ना फाइनेंस डिपार्टमेंट में फंसे, ये हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि यहां से कोई पॉलिसी हम अनाउंस कर दें, अदालत में जाके वो फंसे और इनका काम जो है वहां रुक जाए। इसलिए मैंने हाउस से कहा था कि चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में एक कमेटी हम कायम करेंगे। सही, हमने उनको 6 महीने दिया था, लेकिन 6 महीने में वो अपना काम मुकम्मल कर नहीं पाए। उन्होंने वक्त और मांगा, जो हमने कहा ठीक है आप कर लीजिए। लेकिन मैंने बजट के दौरान, पहले तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे के डिस्कशन के दौरान और उसके बाद बजट के दौरान मैंने कहा ना, अब इन लोगों के रेगुलराइजेशन का सिलसिला एक लीगल फाइनेंशियली वायबल तरीके से इंशाल्लाह हम इस फाइनेंशियल ईयर में शुरू करेंगे। फिर इनको आपत्ति होती है, एतराज होता है कि आप फेज्ड मैनर में क्यों कह रहे हो। रातों रात हम कर नहीं सकते ना, जो आप लोग 3.5 साल में अपनी हुकूमत में नहीं कर सके। आपको क्या लगता है कि हम 6 महीने में कर लेंगे? और मैं इन मुलाजमों को धोखे में रखने के लिए तैयार नहीं हूं कि बस जी हमने बस एक ही कलम के दस्तखत से जो है हम आपका रेगुलराइजेशन कर लेंगे। हमने ये कहा है ना कि जितनी भी इनकी तादाद है, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, जितना भी है, इसको हम एक टाइम टेबल के तहत वर्कआउट करके इसी साल हम शुरू करके इनका रेगुलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो हम चला लेंगे। अब ये हमने कह दिया है। अब आगे आगे जैसे कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है, सारा ग्राउंड वर्क तैयार हो जाता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है ये सारी चीजें हम लोगों के सामने जो है हम रख लेंगे। फिर आती है वैकेंसीज की बात। मैं यहां पॉलिटिकल तकरीर करने खड़ा नहीं हुआ हूं। स्पीकर साहब, ये सही है, हमने कहा है कि हम लोगों को नौकरी में लगाएंगे और शुरुआत भी की। क्रिएशन और अपॉइंटमेंट में फर्क है। हमने ज्यादा, ये खाली पोस्ट हैं, हम इन खाली पोस्ट को भरने का काम करेंगे। अगर इसके साथ साथ कुछ नौजवान जो हैं आउटसोर्सिंग से भी लग जाते हैं, ये आउटसोर्सिंग हम अपने 1 लाख के नंबर से नहीं निकाल रहे हैं। मैं ये नहीं, कुछ तो वो ले रहे हैं, आउटसोर्सिंग ही सही, लेकिन कम से कम इज्जत की रोजी रोटी वो कमाने का नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता हूं कि और नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ इस तरह खिलवाड़ हो। तो जो हमने कमिट किया हुआ है वैकेंसीज को फिल करने का, वो हम जरूर जो है
इस साल उसमें और तेजी लाएंगे। इसमें जो हमें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ मिलकर काम करना होगा वो हम कर लेंगे। यहाँ पे स्पीकर साहब फाइनेंस डिपार्टमेंट के हवाले से कई बातें आई। हमारी इकोनॉमिक पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन हम सब जानते हैं ना, इतनी ठीक है नहीं। टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो लगभग सिर्फ 25% जो हमारा खर्चा है हम उससे कवर कर पाते हैं। मतलब ये कि 75% जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमें कहीं और से, उसमें स्टेट शेयर, सेंट्रल शेयर जो हमें मिलता है उससे, और उसके बाद जो मरकज की तरफ से हमें मदद मिलती है। ये भी कोई आज की बनी हुई सिचुएशन नहीं है, विरासत में मिली है, लेकिन तब भी इसको आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त करने की इससे पहले भी हुकूमत ने कोशिश की, हम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं हाउस को धोखे में नहीं रखूंगा और ये कहूंगा आपसे कि इन 3 सालों में हम बस खुद कफील हो जाएंगे, हमारी माली हालत इतनी ठीक हो जाएगी। ठीक है, 25 से हम 30 तक भी पहुंचे वो भी बड़ी बात होगी, लेकिन मुकम्मल हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को हम मरकजी हुकूमत पे एक उनकी जिम्मेदारी बनती है, मजबूरी बनती है मदद करने की, उसको हम कम करें। और उस पर मैं जब मैं पावर डिपार्टमेंट पे बात कर लूंगा मैं उस हवाले से बात करूंगा। 1200 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, हालांकि ये गलत है। सही अगर ये कहते हैं कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी चूक हुई है, उसमें कमी आई है, वो मैं मान लेता, और वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। इस साल पवन जी जानते होंगे हम एक नए ये सेंट्रल फंडिंग जो है स्कीम का स्पर्श, उसके तहत अब हम काम कर रहे हैं। पहले ये होता था, स्पीकर साहब आप मुझसे अच्छा ये जानते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का पैसा लमसम में आपको मिल जाता था, वो आपके लिए एक फ्लोट सा बन जाता था। आप उस पैसे को अकाउंट में रख के उसको थोड़ा अकाउंट खुलेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से वो पैसा जो है उस अकाउंट में डाला जाएगा। और यही, अब श्यामलाल जी यहाँ है नहीं, पिछली बार उन्होंने पूछा था ये मदर सैंक्शन क्या है। जब ये पैसा आरबीआई के हमारे उस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अकाउंट में चला जाता है, उस चीज को मदर सैंक्शन कहते हैं। मदर सैंक्शन का मतलब ये है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा अब इस अकाउंट में आ गया है, लेकिन इस अकाउंट में पैसा तब तक विड्रॉ नहीं हो सकता जब तक मैचिंग यूटी शेयर हम इस अकाउंट में नहीं डालते। जब ये पैसा अकाउंट में डलता है तब ये अकाउंट एक्टिवेट होता है और ये पैसा फिर हम इस्तेमाल करना शुरू कर जाते हैं। तो जो स्कीम जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो आपने चलाया और जो इस साल हमने शुरू किया है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तो इसमें फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी हमारी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ जब तक हम मैचिंग शेयर नहीं देते तब मरकजी स्कीम का जो है पैसा रिलीज नहीं होता। इसका खमियाजा फिलहाल लगभग हर रियासत और यूटी ने भुगता है। हर रियासत और यूटी, इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, कहीं ना कहीं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन में इस साल थोड़ी कमी आई है। उसके साथ साथ चलिए, अगर सीएसएस में कमी आई है, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में बहुत बढ़ोतरी आई है थैंक्स टू सास्की। अब सास्की को लेके यहाँ पे कुछ खदशात जाहिर किए, उस वक्त दौरान हाउस में थोड़ा शोर शराबा चल रहा था, लेकिन मैंने शायद ऑनरेबल मेंबर्स ने सुना नहीं होगा, लेकिन मैंने ये आपको साबित करके दिया कि सास्की से बेहतर कोई स्कीम ऐसा नहीं है जिसके तहत आप जम्मू कश्मीर में पैसा ला सको। 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब ये हुआ कि ये लगभग ना होने के बराबर है। मैंने उस वक्त शोर शराबे में आपसे ये भी कहा कि 3000 करोड़ का अगर आज हम लोन लें, 50 साल के बाद जब हमें इसको फिल करना होगा, वो 3000 करोड़ 100 करोड़ के बराबर भी नहीं होगा। स्पीकर साहब, अगर मुझे याद होगा, एग्जैक्ट नंबर इज 97 करोड़।
3,000 crores today will be the equivalent of 97 crores 50 years from now. अब मुझे बताइए ना, अब ये अक्लमंदी नहीं है कि हम जितना पैसा ले सके हमें लेना चाहिए, क्योंकि इसी पैसे से जो है ग्राउंड लेवल पे हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। पवन जी ने एक और बात भी की, लेकिन वो सिर्फ आधी बात की थी। उन्होंने डेट टू जीडीपी रेशियो के हवाले से बात की और कहा कि 52% जो है वो वरीसम है वरीसम, हम भी मानते हैं, लेकिन ये नौबत आई कैसे? अगर मुझे याद है पवन जी, आप शायद MOS फाइनेंस थे जब बजटें पेश हुई। मुझे ये बताए ना, जब 16-17 में आपने बजट जो उस वक्त पेश किया, हाँ मेरे पास भी नंबर है, 16-17 में आपके पास रिसोर्स एनवेलोप 50,000 करोड़ का था। आपने बजट तैयार किया 65,000 करोड़ का। 15,000 करोड़ टोटली अनफंडेड आपने बजट में डाला। डेट तो बड़ा ही हमारा, हुंडी, उस वक्त हुंडी इस्तेमाल की जाती थी, प्रॉमिसरी नोट, पावर डेट, एक्सपेंसिव लोन्स उठाए गए, डेट हमारा बड़ा। चलिए 1 साल करते मैं तब भी मानता, दूसरे साल वही, लेकिन उससे ज्यादा। जहां आपने अनफंडेड बजट का हिस्सा 17-18 में आपने 15,000 करोड़ का रखा था, वहां पे आपने अगले साल 17-18 में आपका रिसोर्स एनवेलोप 55,000 करोड़ था, 55,000 करोड़। आपने बजट बनाया 79,000 करोड़ का। अनफंडेड कितना था? वो अनफंडेड भी हुंडीज, ऑफ बजट बोरोइंग, पावर डेट, आहिस्ता आहिस्ता। अब LOP साहब ने कहा हमारे पास कोई विजन नहीं। विजन इस चीज में है कि हम जो खराब निजाम हमें विरासत में मिला उसको हम दुरुस्त करें, जो एक्सपेंसिव डेट हमारे कंधों पर रखा गया उसको हम रिटायर करें। अब पवन जी कहते हैं कि इस साल आपका खर्चा उतना नहीं है जितना पिछले साल था। सही है, क्योंकि पिछले साल हमने काफी पैसा इस्तेमाल करके ये डेट रिटायर किया। हमने अपने ऊपर जो इंटरेस्ट का एक बर्डन हमारे ऊपर है, हमने वो हटा दिया, ताकि कम से कम, और आज जम्मू कश्मीर में 1 पैसा भी ऑफ बजट बोरोइंग नहीं है। 1 पैसा भी ऑफ बजट बोरोइंग नहीं। जो भी हम कर्जा लेते हैं, सारा कर्जा जो है वो रिकॉर्ड में आ जाता है, कोई हुंडी नहीं। राठौर साहब अच्छी तरह से जानते हैं ना, अब 31 मार्च को हम ट्रेजरी बैलेंस हुंडियों से करते थे। हम कहते हैं ना, इस साल हमारे पास पैसा नहीं है, पेएबल व्हेन एबल, 1 अप्रैल अगले साल से हम ये आपको देना शुरू करेंगे। तो इस साल का जो खर्चा है वो हम अगले साल पे ट्रांसफर करते थे, वो आज हम नहीं करते। हम उतना ही खर्च करते हैं जितना हमारे पास होता है। नो डेट बर्डन ऑन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये ना, ये एक विजन होता है, ये नहीं कि बस ऐसे ही बात करें। मुलाजमों के बेनिफिट्स के हवाले से यहाँ बात आई, और ये सही है स्पीकर साहब। हम खुद शर्मिंदा होते हैं कि मुलाजिम जब रिटायर होता है तो फौरी तौर उनको अपने बेनिफिट्स या उनका जो हक है पैसे का वो उनको नहीं मिलता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी को नहीं मिल रहा है। ये सही है कि बीच बीच में जब ट्रेजरी पे थोड़ा सा दबाव बना रहता है, थोड़ी सी रिसोर्स की दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन मैं हाउस की जानकारी और खासकर उन ऑनरेबल मेंबर्स के लिए जिन्होंने इसमें कट मोशंस मूव किए थे या इसके बारे में अपनी तकरीरों में जिक्र किया, 25-26 में अगर हम GPF देखें तो वी रिलीज 3,173 crores in GPF to employees. If you talk about gratuity, we released 1,170 crores. Computation, we released 838 crores, and leave salary we released 425 crores. जो पिछले साल के मुकाबले एक बढ़ोतरी थी। इस साल भी हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी कि जितना हम दे सकेंगे मुलाजिमों को
फंड, ग्रेचुइटी वगैरह वो हम दे देंगे ताकि उनको किसी तरह की परेशानी या तकलीफ का सामना ना करना पड़े। क्लाइमेट बजटिंग के हवाले से तारिक साहब बहुत पे जोर देते हैं। बजट तकरीर में भी उन्होंने बात की, शायद एलजी साहब के खुतबे के दौरान भी बात की, और ग्रांट्स में भी इन्होंने इसके बारे में कट मोशन मूव किया है। क्लाइमेट रिस्पॉन्स एक तरफ से देखा जाए तो एक हमारे लिए एक मजबूरी बनी है। पिछले साल के हालात देख लेना, जो बारिशों ने नुकसान किया, जो सूखे के वजह से नुकसान हुआ है। अब इसमें क्लाइमेट चेंज को लेके बजट बनाने का सिलसिला किस तरह हम अडॉप्ट कर सकें, हमने इसमें एक फंड भी तैयार किया है जिसका एक कॉर्पस भी हमने डाला क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए। और जैसे जैसे इसमें तारिक आमी साहब के मशवरे आएंगे या किसी और के, पहले तो मुझे लगता है हमें क्लाइमेट चेंज को एक किसी डिपार्टमेंट में भी डालना होगा। आज आप देखें तो किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज पे जो है कोई एक्सरसाइज करे। मेरा तो अपना मानना है कि बजट बनाने से पहले हम किसी डिपार्टमेंट की कम से कम जिम्मेदारी तो रखें कि वो स्टडी करें कि आखिरकार क्लाइमेट चेंज है क्या चीज़, क्या क्लाइमेट चेंज के असरात जम्मू कश्मीर पे पड़ रहे हैं या नहीं, अगर पड़ रहे हैं तो इनको कम किस तरह किया जा सकता है। तो उस पर हम पहले थोड़ा सा जोर देंगे, उसके बाद अगर खसूस इसके लिए कोई बजट का हमें कोई बजटरी इकदाम हमें उठाने होंगे वो हम कर लेंगे। स्पीकर साहब, टूरिज्म जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत अहम एक शोबा है, एक एरिया है, एक फील्ड है। हमारी कोशिश रही कि इसको एक अच्छा बढ़ावा मिले। हकीकत यह है कि जब पिछले साल बजट पे बात हो रही थी, ग्रांट्स पे बात हो रही थी, हमें अंदाजा नहीं था कि इतना मुश्किल का हमें सामना करना पड़ेगा। किस तरह कतरा कतरा हमने दोबारा टूरिज्म इंडस्ट्री को खड़ा किया वो मैं जानता हूं। किस तरह हमने एक एक जगह जाके मिन्नत समाजियत करके दोबारा टूरिज्म का सिलसिला शुरू किया। वो मुझसे पूछिए, मुझसे नहीं, आप टूरिज्म इंडस्ट्री वालों से पूछिए। टूरिज्म इंडस्ट्री वालों से अगर आप बात करें तो आम तौर पे वो आपको कहेंगे कि पहलगाम के उस अफसोसनाक वाक़े के बाद उनको लग रहा था कि अगले 2-3 साल के लिए जम्मू कश्मीर के तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा टूरिज्म के लिहाज से। आज गुलमर्ग जाइए ना, होटल भरे हुए हैं। सोनमर्ग जाइए, होटल भरे हुए हैं। श्रीनगर में 30-40% जो है टूरिज्म आपका चल रहा है। अब अगर इसके बाद भी एलओपी साहब को लगता है कि टूरिज्म रिवाइवल के लिए घूमने के अलावा हमने कुछ नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता हूं ना। और इस चीज के बावजूद कि आधे से ज्यादा हमारे डेस्टिनेशंस बंद थे। अब ये देख लीजिए स्पीकर साहब, हमने टूरिज्म को तब रिवाइव किया जब हमें लोगों को मजबूरन कहना पड़ता था कि आप कश्मीर आ सकते हो लेकिन दद पथरी नहीं जा सकते हो, आप कश्मीर आ सकते हो लेकिन यूसमर्ग नहीं जा सकते हो। यहां तक कि आप हैरान होंगे स्पीकर साहब सुन के, हमें टूरिस्टों को कहना पड़ता था कि आप गंडोला से ऊपर जा सकते हो लेकिन दाएं साइड पे जहां वो ढाबे हैं उन ढाबों से आगे आप नहीं जा सकते हो। इसके बावजूद हमने टूरिज्म को आहिस्ता आहिस्ता जिंदा किया। अब मरकजी हुकूमत ने इसमें पहल की। कई सारे हमारे डेस्टिनेशंस जो हैं वो खुल गए हैं। मैं जानता हूं अभी भी कुछ बंद हैं। हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने यहाँ पे जिक्र किया है। मैं सिर्फ आपको, क्योंकि कुछ चीजें मैं यहाँ बयां कर नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना यकीन जरूर दूंगा कि मरकज की हुकूमत के साथ इन चीजों पे बात हो चुकी है। उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि मई के महीने तक ये तमाम डेस्टिनेशन जो है ये दोबारा खुल जाएंगे। इसके साथ साथ नए डेस्टिनेशंस खोलने की बात हो रही है। मैंने शायद इसी हाउस में पिछले साल ऑनरेबल मेंबर्स को कहा था कि हम मल्टीलैटरल फंडिंग के तहत 9 नए डेस्टिनेशंस जो हैं
वो जम्मू कश्मीर में खोलना चाहते हैं। हकीकत यह है स्पीकर साहब कि हम लगभग वो मल्टीलैटरल फंडिंग के दस्तखत तक पहुंच गए थे, फिर एक रुकावट आई जिसको हम पार कर नहीं सके। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात करके एक सेंट्रली फंडेड स्कीम के तहत 9 न्यू डेस्टिनेशंस, उनके नाम भी जो है आहिस्ता आहिस्ता हम रिलीज कर लेंगे। ये भी मैं आपको कहूं कि जम्मू वालों को इन नई डेस्टिनेशंस में कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं रहेगी। जम्मू को भी अपना बराबर इसमें हिस्सा मिलेगा। मेरे एक जवान साथी ने यहाँ 7 लेक्स के हवाले से बात की और कहा 7 लेक्स में टूरिज्म का पोटेंशियल है। मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि जब ये नए डेस्टिनेशंस का लिस्ट जो है निकलना शुरू हो जाएगा, आप जरूर उसमें उन 7 लेक्स का नाम जो है वो पढ़ेंगे। जम्मू में कुछ काम जो हैं वो लगभग अब मुकम्मल होने जा रहे हैं, जिसमें जम्मू लेक है, जम्मू रिवर फ्रंट है। अब जम्मू रिवर फ्रंट भी एक मतलब अगर आप देखें तो एक उसकी एक सीमा है, उससे आगे लेक रिवर फ्रंट को लिया नहीं गया है। अब मैंने डिपार्टमेंट से बात करके हम एक स्कीम एक अपने सास्की या किसी और स्कीम के तहत इस रिवर फ्रंट को पूरे एंड तक लेना चाहते हैं, ताकि जिस तरह अहमदाबाद में साबरमती दरिया के किनारे जो है उन्होंने पूरा उस रिवर फ्रंट को डेवलप किया है, हम चाहते हैं जम्मू की भी शान जो है और सुंदरता बढ़े और इसको हम आगे ले जाएं। टूरिज्म नहीं ना चलिए, मैं सिर्फ टूरिज्म के हवाले से यहाँ तमाम ऑनरेबल मेंबरों से सिर्फ एक ही गुजारिश ही नहीं, एक अपनी बात सामने रखूं, चाहे अच्छा लगे या बुरा। सच्चाई यह है स्पीकर साहब के हर खूबसूरत इलाके को हम टूरिज्म के नक्शे पे नहीं ला पाएंगे। सच्चाई यह है कि हम जितनी भी प्रमोशन करें, टूरिस्ट अपनी मर्जी से जाएगा जहां उनको जाना है। मैं जबरदस्ती किसी टूरिस्ट को कहीं ले नहीं सकता, लेकिन हम मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि हर इलाके में कहीं ना कहीं छोटा बड़ा जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बढ़े, उसको बनाएं, उसको हम प्रमोट करें, उसकी हम मार्केटिंग करें, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और वहाँ पे टूरिस्टों को लेने का काम जो है वो हम करें। उसके बाद वो कितना कामयाब होगा वो ऊपर वाले तक है और उसके बाद फिर हमारे मुस्तकबिल पे। लेकिन हमारे तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि टूरिज्म का जाल जो है वो उन दूर दराज इलाकों में फैले जहां इंडस्ट्री की गुंजाइश नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं, खासकर जम्मू में हमारे लिए ना अब एक तैयार मार्केट है। हम क्यों इसमें अभी तक कामयाब नहीं हो पाए वो मैं समझ नहीं पाता। लेकिन तब भी आप देखें, जम्मू में 1 करोड़ से ज्यादा साल में माता वैष्णो देवी के यात्रा करने के लिए लोग आते हैं। अगर इस 1 करोड़ में से हम 10% को भी दाएं बाएं ले सके, वो 10 लाख टूरिस्ट बनता है। ये 10 लाख टूरिस्ट जो है ये पूरी जम्मू की इकोनॉमी को बदल सकता है। और इसलिए जो यहाँ पे बात आई पिलग्रिमेज टूरिज्म की, हमारी ये कोशिश है कि इन यात्रियों को हम कम से कम यहाँ 6-7 दिन बांध लें। कहीं बॉर्डर टूरिज्म, कहीं पिलग्रिमेज टूरिज्म, कहीं गोल्फ टूरिज्म, इस हवाले से कहीं बदरवा, दूसरे इलाकों में इनको हम ले जाएं तो कम से कम यहाँ जम्मू की इकोनॉमी जो है उसको एक बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे कट मोशंस के हवाले से ये बात आई और ये ज्यादा कश्मीर को लेके है, क्योंकि जम्मू में माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो साल भर चलती है। कश्मीर को लेके ये कहा गया था कि हम सिर्फ डेस्टिनेशन है, जो कि सही नहीं है स्पीकर साहब। हमारे कुछ डेस्टिनेशन समर डेस्टिनेशंस हैं, लेकिन आमतौर पे आप देखें अब कश्मीर का टूरिज्म सीजन जो है वो बढ़ गया है। कश्मीर का टूरिज्म सीजन अगर सर्दियों में देखें तो कम से कम पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग जो है इन इलाकों में अब दौदपथरी खुल गया है, ठीक ठाक टूरिज्म है। अगर श्रीनगर और श्रीनगर के आसपास के इलाके देखें तो ये है कि ट्यूलिप गार्डन की वजह से हमारा सीजन जल्दी शुरू हो जाता था। लेकिन सही है, अक्टूबर नवंबर में लोग ज्यादा नहीं आते थे। अक्टूबर नवंबर में लोग ज्यादा आए उसके लिए हमने एक नया गार्डन डेवलप किया, बागे गुले दाऊद क्रिजेंथेमम गार्डन। वो इस साल बड़ा कामयाब रहा, बहुत लोग आए उसको देखने और हमारी कोशिश रहेगी कि उसको हम इस साल और डेवलप करें, के लिए बेहतर हो। वो हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आमतौर पे हम शिकायत सुनते हैं टूरिस्ट से
कि पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग वगैरह खूबसूरत बहुत है, लेकिन वहाँ टॉयलेट की फैसिलिटी कम, वहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर कन्वीनियंसेस की ये हमें बनाने होंगे। इसके लिए भी हमारा एक मुकम्मल इरादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार टूरिज्म इंडस्ट्री के अपने साथियों से कहता हूँ, किसी टूरिस्ट को पहली बार जम्मू कश्मीर लाना मुश्किल नहीं है। जम्मू कश्मीर एक बार लाना बहुत आसान है। हर कोई जम्मू कश्मीर आना चाहेगा क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में सुना है, उनके माँ बाप ने यहाँ हनीमून किया होगा, किसी फिल्म में उन्होंने जम्मू कश्मीर को देखा होगा। हमारी कामयाबी उनको एक बार लाने में नहीं है, हमारी कामयाबी तब होगी जब वो बार बार आएंगे और यहाँ पे जो है इस खूबसूरती का फायदा लेंगे। और यही मैंने चैलेंज अपने तमाम टूरिस्ट इंडस्ट्री के साथियों के सामने रखा हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि कितने लोग आए हैं जो रिपीट टूरिस्ट हैं। रिपीट टूरिज्म आपकी बढ़े, वो टूरिज्म जो है वो टूरिज्म सक्सेसफुल टूरिज्म है, और उसी चीज पे हम जो है हम जोर दे रहे हैं। तो यार घंटी बंद कर दो यार प्लीज। चलो, बिजली का महकमा हमारे लिए एक चैलेंज और एक अपॉर्चुनिटी। चैलेंज इस लिहाज से कि अभी